हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हाई वेटेज कंटेन करने वाला है। इसमें आपको मंडल और इसके जो एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मार्क्स के बारे में आइए देख लेते हैं। जेनेटिक्स 20 मार्क्स कंटेन करता है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 7 से 8 मार्क्स, मोलिकुलर बेसिस 7 मार्क्स एंड इवोल्यूशन 6 मार्क्स कंटेन करता है। तो आप देख सकते हैं यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ डेटा है इस चैप्टर को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में तो क्वेश्चन आते ही, अगर थ्योरी में इन्हें आप अंडरलाइन कर देते हैं तो आपको काफ़ी मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर का जब इन पर ध्यान जाएगा तो वो श्योरली आपको मार्क्स देगा। एक्सपेरिमेंट ईयर मंडल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड्स में तो अगर आप इसे हाईलाइट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 1856-1863 में मंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। पब्लिश किया 1865 में मंडल ने अपना काम को पब्लिश किया। जिस प्लांट पर मंडल ने अपना काम किया था उसे पाइसम सटाइवम कहते हैं, जो कि पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पी प्लांट ही क्यों चुना था मंडल ने, क्योंकि पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही सकती है, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली कराया जा सकता है जब ज़रूरत हो। ओके, तो ये पी प्लांट वॉज बेटर चॉइस। इसलिए करेक्टर इजीली विजिबल होते हैं, लाइक प्लांट हाइट। एक करेक्टर, जो 7 करेक्टर उसने चुने थे उसमें से एक प्लांट हाइट था। तो टॉलनेस और डॉफनेस ऊपर से ही देखकर बताया जा सकता था ना कि ये प्लांट टॉल है, ये डॉफ है। अगली जनरेशन में देखा कि कितने टॉल हैं, कितने डॉफ हैं, ये चीज़ ईजिली विजिबल थी। वो साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्लीट लाइफ साइकिल ने सीजन, एक सिंगल सीजन में जब पी प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो मल्टीपल जनरेशन पर वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकता है। उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। कई जनरेशन पर जब वो एक डेटा को बार बार देखता जाएगा तो हाँ, वो भरोसेमंद डेटा आ जाएगा उसके पास। अब हम पढ़ेंगे रिडिस्कवरी ऑफ मंडल्स वर्क। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 1856 से 63 में 7 साल लगे। मंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर दिया, 1865 में पब्लिश करा दिया, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली, यानी कि पहचान नहीं मिली। पहचान क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने मैथ्स का इस्तेमाल किया, स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर दिया था उसमें। उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे यानी कि जेनेटिस्ट थे, तो उन्हें ये जो मैथ्स और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन था बायोलॉजी के साथ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और कनेक्टिविटी लेस थी, जैसा कि आज ईजी है ना हर चीज़, फेसबुक व्हाट्सअप के हम लोगों से कनेक्ट हैं कि मतलब एक चीज़ यहाँ हुई आज दूसरे दिन अमेरिका में सब लोग जानने लगे उस चीज़ को। तो दुनिया ज़रा देर में हर चीज़ जान लेती है। आज उस वक्त ऐसा नहीं था, लोग बहुत ही कम कनेक्ट हुआ करते थे। 1885 में असल में मंडल की डेथ हो गई। अब ये जो काम था उसका वो दब कर रह गया। लेकिन 1900 में फिर 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से मंडल के काम को पढ़ा, उसे स्टडी किया और फिर उन्होंने उस पर आगे काम किया, जो कि जेनेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा बूम बना जाकर आगे, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, एरिच वॉन टेस्मार्क एंड ह्यूगो डी व्रीज। इनके तीनों के नाम ऐसा याद कर लीजिए आप, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें कार्ल कोरेंस ने कन्वर्टेड मेंडल फाइंडिंग इनटू लॉ में कन्वर्ट किया। मंडल की जो फाइंडिंग थी उसे लॉ में कन्वर्ट किया, क्योंकि मंडल ने तो जनरल रूल्स दे दिए थे ना, कि उसने ये देखा ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उसने जो जनरल रूल्स दे दिए थे, तो तब जाकर कार्ल कोरेंस ने आगे जाकर उसे लॉ में कन्वर्ट किया। डी व्रीज फाउंड हिज फाइंडिंग्स एंड पब्लिश इनटू हिज बुक। जो मंडल के जनरल रूल्स थे, फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशन थी, या मैं कहूँ रिजल्ट्स थे, उसे अपनी बुक फ्लोरा में भी पब्लिश कराया। तो अब आइए मंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मंडल ने खुद परफॉर्म किया था। इसके 4 स्टेप्स हैं, जो कि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आता है 5 मार्क्स का, तो अगर आप इन चारों को सही से डिफाइन कर देते हैं तो आप इजीली 5 मार्क्स पा सकते हैं बोर्ड्स के अंदर। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स, कंक्लूजन। यही कंक्लूजन आगे जाकर लॉ में कन्वर्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स स्टेप फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो पहला स्टेप है, मेंडल सिलेक्टेड 14 प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी। उसने 14 प्योर लाइन वैरायटीज़ चुनी थी पी की। अब आप पूछेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब रिपीटेड सेल्फिंग गिव सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस, लाइक टी टी, स्मॉल टी कैपिटल टी डॉफ। तो यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग है। होमोजाइजस कंडीशन है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ डॉफनेस का ट्रेट है, यहाँ पे टॉलनेस का ट्रेट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टॉलनेस का, डॉफनेस का, लेकिन ये हेट्रोजाइजस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर टॉलनेस और डॉफनेस का दोनों का ट्रेट है, तो ये नॉट ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। तो मंडल ने ऐसे अलील का इस्तेमाल किया था, तो मंडल ने ऐसी ट्रू ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया था। ओके, 14 ट्रू ब्रीडिंग या ट्रेड्स का इस्तेमाल किया था, जो कि 7 कैरेक्टर, मंडल ने 7 कैरेक्टर चुने थे, जो कि 14 ट्रेड बनाते हैं। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड थे जो कि कंट्रास्टिंग थे। लाइक प्लांट हाइट को देखते हैं तो एक टॉलनेस, डॉफनेस आपस में अपोजिट है, आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है। ओके, यहाँ पर टी स्टैंड फॉर
टॉल, ओके, ये मैं आपको बता दूं, टी स्टैंड फॉर टॉल। जिन लोगों को नहीं पता है पहली बात तो लोग जो 10 करके हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। टी स्टैंड फॉर टॉल, स्मॉल टी स्टैंड फॉर डॉफ। तो जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट है, और जो डॉफनेस है वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये एक्सप्रेस होगा अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट है। ओके, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जैसे टॉल प्लांट लिया, उसे बार बार सेल्फिंग कराएंगे, आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे, तो जो एक कैरेक्टर है उसके अंदर एक ट्रेट है वही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये प्योर टॉल बन गया जाकर। आइए तो मैं आपको ये बता दूं, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट लिए थे वो कौन से हैं। इसकी मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की यहाँ पर, अगर आप इसको सही से याद करते हैं तो ईज़िली आपको याद हो जाएगा। तो एज सच आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं और बोर्ड में ऐसा ही उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रेट लिए थे। सबसे पहला कैरेक्टर था प्लांट हाइट, टॉल एंड डॉफ, और बाकी मैंने ट्रिक लिखी है यहाँ पर FPS, F स्टैंड फॉर फ्लावर। तो फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, ये 2 कैरेक्टर हो गए। तो फ्लावर कलर में वायलेट एंड वाइट। आप ये चीज़ ध्यान रखें, जो मैंने इस साइड पर लिखे हैं सारे डोमिनेंट हैं और उस साइड वाले सारे रिसेसिव हैं, तो ये वाले एक्सप्रेस करेंगे इधर साइड वाले। तो फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट लिया था, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल लिया था। एक्सियल टर्मिनल का मैं आपको समझा दूँ, लाइक ये फ्लावर है कोई, ठीक है, ये टर्मिनल हो गया, ये एक्सियल यानी कि साइड में। ओके, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब पॉड, P स्टैंड फॉर पॉड शेप एंड पॉड कलर। पॉड शेप में स्मूथ एंड कंस्ट्रिक्टेड। स्मूथ का मतलब आपने देखा है मटर की फली होती है ऐसे करके, अगर कंस्ट्रिक्टेड है ऐसे करके सिकुड़ी हुई, ऐसे करके ये कंस्ट्रिक्टेड। तो ये कंस्ट्रिक्टेड, ये डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो ऐसा होगा, स्मूथ होगा, यानी कि फुल भी कहते हैं इसे, हम इन्फ्लेटेड भी कहते हैं। ओके, और पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। सीड शेप एंड सीड कलर, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, ऐसा सीड हो, अगर रिंकल्ड मीन्स हल्का सा सिकुड़ा हुआ है उसे कह सकते हैं। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। सीड कलर में येलो ग्रीन। आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इस चीज़ को मार्क कर लें आप इन्हें, पॉड कलर एंड सीड कलर में। पॉड कलर ग्रीन येलो होगा, सीड कलर येलो ग्रीन होगा। आप सोचेंगे नहीं सीड तो हमें ग्रीन कलर का दिखता, नहीं, जो मेंडल ने देगा उस हिसाब से हमें पढ़ाई करना। ओके, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। अब मेंडल ने क्या किया, पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लिया था, फिर उसके बाद क्रॉस कराया पेरेंट्स का। तो उसने प्योर टॉल लिया था, प्योर डॉफ लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब उसने आपस में इनकी क्रॉस पॉलिनेशन कराई पेरेंट्स की, तो जो आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल टॉल मिले थे, ठीक है। फिर सेल्फिंग कराई, जो F1 प्रोजनी आई उसकी सेल्फिंग कराई, तो टॉल एंड डॉफ दोनों मिले। 3 टॉल थे, 1 डॉफ था, जिसमें कि आप फेनोटाइपिक रेशियो देखते हैं 3:1, इसका मतलब 3 टॉल हैं 1 डॉफ है। एंड जेनोटाइपिक रेशियो 1, फिर ये 2 अलग हैं 1 अलग है, तो 1:2:1, क्योंकि ये जीनोटाइप अलग है, ये 2 एक से हैं और ये डिफरेंट है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी उसे रिजल्ट की। आइए मैं फिर से एक बार आपको चीज़ समझा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए, पेपर संभाल लो। उसने टॉल प्लांट लिया, डॉफ प्लांट लिया, दोनों प्योर थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब F1 हाइब्रिड आई सिर्फ और सिर्फ टॉल आएगी, फिर उसके बाद F2 हाइब्रिड जो आएगी उसमें 3 टॉल आएंगे, 1 डॉफ आएगा, ठीक है। जेनोटाइप में फ़र्क होगा, इसका जेनोटाइप और इसके 2 के जेनोटाइप एक से होंगे, इसका जेनोटाइप अलग होगा, तो 1:2:1 का जेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो मंडल को मिले थे, F1 हाइब्रिड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट। तो जो F1 की हाइब्रिड आई थी, यानी कि प्रोजनी आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ टॉल थी, ये बात ठीक है, क्योंकि एक से ही मैच कर रही थी। F2 प्रोजनी मैच सिमिलर टू बोथ पेरेंट। तो जो F2 हाइब्रिड आई है, तो इसमें जो प्रोजनी है आप देख सकते हैं दोनों पेरेंट से, टॉल एंड डॉफ। यहाँ पे क्या टॉल भी आया एंड डॉफ भी आया, तो दोनों पेरेंट से मिल रहा है। ये वाले पेरेंट है, ये फिर इसकी प्रोजनी, फिर ये इसकी प्रोजनी। ओके, आगे जाके देखते हैं, एनी वन इज़ मोर इन नंबर देन द अदर प्रोजनी, यानी कि आप देख सकते हैं कोई एक जो प्रोजनी है वो दूसरे से ज़्यादा है। तो टॉल जो है वो डॉफ से ज़्यादा, 3:1 का रेशियो क्यों आया, क्योंकि टॉल डॉफ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर टॉल 3 है, डॉफ 1 है। तो ये रिजल्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशन थे मंडल ने देखे। तो उसके बाद उसने फिर जो कंक्लूजन दिया, ये एस सच NCERT में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। समथिंग बीट्स, मंडल ने जो एस सच जो लाइन है NCERT को मैं पढ़ता हूँ, कंक्लूजन, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी विच कंट्रोल ट्रेड। तो मंडल ने कहा कि कुछ ऐसा है जो बिना चेंज हुए पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो टॉल और डॉफ था,
तो दूसरी जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉल आया, डॉफ नहीं आया, लेकिन F2 जनरेशन में डॉफ भी आ गया। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स में डॉफनेस थी तो ये यहाँ दिखी आकर, तो ये बिना चेंज हुए, ये जो फैक्टर था, मंडल ने इसे आगे जाकर टर्म दिया फैक्टर, जो ये यहाँ पर डॉफनेस थी इसमें ना आकर इसमें आई, तो आई कहाँ से? यहाँ से आई, तो ये बिना चेंज हुए यहाँ से यहाँ पहुँच गई। समझ रहे हैं? समथिंग बीन स्टेबली पास इन अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी विच कंट्रोल ट्रेड, जिसे मंडल ने फैक्टर कहा, जिसे हम आज जीन जानते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो कि पेरेंट्स के अंदर थी लेकिन F1 हाइब्रिड में नहीं, F2 में दिख गई, क्योंकि ये बिना चेंज हुए पेरेंट्स से F2 में पहुंच गई, तो स्टेबली पास हो गई। मंडल ने इसके बारे में, तो कुछ चीज़ें हैं मंडल के फैक्टर के जो फीचर हैं वो आपको याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में ऐसा सच आप उतार देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाने। तो फैक्टर जो होता है अकर इन पेयर, ओके। जैसे कि आप जीन के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है जीन के बारे में बात हो रही है, फैक्टर, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं तो एक क्रोमोसोम पे 2 जीन होंगे या फिर 2 फैक्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फैक्टर कंट्रोल ट्रेट हमें मालूम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे कि जो पेरेंट्स में होगा अगर पॉजिनी में कैसे पहुंचेगा? जीन के थ्रू पहुंचेगा, यानी कि फैक्टर के थ्रू पहुंचेगा। यहाँ पर आप फैक्टर को जीन से रिलेट करके बढ़ सकते हैं। फैक्टर नोट शो ब्लेंडिंग मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती, क्योंकि एज सच पेरेंट्स से प्रोजिनी में पहुंच जाता, मिक्सिंग नहीं होती। ऐसा नहीं था कि ये टॉल और डॉफ तो बीच में यहाँ पर टॉल आया, टॉल और डॉफ आए, तो ऐसा नहीं हो कि इंटरमीडिएट कुछ आ गया हो, इंटरमीडिएट कुछ नहीं, क्योंकि ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हो ही नहीं रही। फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी पास थ्रू गैमेट्स के फॉर्म में पहुँचता है, ओके। अब मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। जो मेंडल ने लॉ दिया था, एक ही लॉ है, सॉरी, मंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसे 2 पार्ट में बांटा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मंडल के जो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसा जिसे उतार सकते हैं। पॉइंट्स वाइज लिखते हैं तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ना करें कि हमारे पूरा के वो पैरा उतार दे रहे हैं। ये बायोलॉजी आपको पॉइंट बाय पॉइंट उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली आप चीज़ों को समझाएंगे उतना ईजिली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें मंडल ने जो चीज़ें बताई, 3 पॉइंट्स बताएं। ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं फैक्टर को हमें किससे रिलेट करना है? फैक्टर को हमें रिलेट करना है जीन से। जैसे कि हम जानते हैं जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो चीज़ पेरेंट में होगी वो प्रोजेनी में कैसे पहुंचेगी? जीन के थ्रू, यानी कि फैक्टर के थ्रू, ओके। उस टाइम पे मंडल नहीं जानता था ये जीन है, उसने सीधा टर्म दे दिया फैक्टर आगे। अब हम जिस चीज़ को जानते हैं वो फैक्टर ही थे, अब उसे नाम दिया गया जीन। फैक्टर अकर इन पेयर, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक क्रोमोसोम पर 2 ही जीन हो सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टर हो सकते हैं एक कैरेक्टर के, ओके। अब जो तीसरा पॉइंट है आप देखिए, इनडिसिमिलर पेयर बोलता है, इनडिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन एक्सप्रेस और शो नोन एज डोमिनेंट रिसेसिव। जैसा कि मैंने बताया टी, अगर ये डिसिमिलर पेयर, सिमिलर पेयर क्या हुआ? ये सिमिलर हुआ, ये डिसिमिलर हुआ, तो इनमें 2 अलील्स हैं, यानी कि 2 जीन्स, यानी कि 2 फैक्टर हैं, तो एक ही एक्सप्रेस करेगा जो कि डोमिनेंट होगा। अगर टॉलनेस का जैसा कि हम जानते हैं टॉलनेस इज़ अ डोमिनेंट ट्रेड, तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि जाइगोट होता है, सॉरी, अब मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताता हूँ। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद गैमेट फॉर्मेशन होता है। फैक्टर सेग्रीगेट एंड 1 गैमेट रिसीव 1 फैक्टर आउट ऑफ पेयर। फैक्टर अलग होते हैं। अब मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता हूँ। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसा कि हमारे अंदर मियोसिस होती है और गैमेट फॉर्मेशन होता है, फैक्टर सेग्रीगेट एंड 1 गैमेट रिसीव 1 फैक्टर आउट ऑफ पेयर। तो जो एक गैमेट होता है 2 पेयर में से, सॉरी, अब मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद गैमेट फॉर्मेशन होती है। फैक्टर सेग्रीगेट एंड 1 गैमेट रिसीव 1 फैक्टर आउट ऑफ पेयर। जैसा कि आप देखते हैं ये पेयर हो गया, तो एक गैमेट जो होगा उसको एक ही मिलना है, एक ही फैक्टर मिलना है, यानी कि एक ही जीन उस पर पहुंचता है। जैसे कि हम जानते हैं ये क्रोमोसोम है, ओके, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 जीन प्रेजेंट होंगे। जब ये ऐसे करके इसकी मियोसिस होगी, तो ऐसे करके आप देख लीजिए, ऐसे करके, तो एक फैक्टर
दो में से एक ही फैक्टर एक गैमेट में पहुंचेगा। ओके, फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग। और हम जैसा कि जानते हैं कि फैक्टर ब्लेंडिंग नहीं शो करता, जैसे कि आपने पीछे देखा था, अभी यहाँ पर देखा था इस एक्सपेरिमेंट में, जब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, F1 हाइब्रिड में सिर्फ टॉल आया एंड F2 में टॉल एंड डॉफ आया। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आई, या तो कंप्लीट टॉल या तो कंप्लीट डॉफ। ऐसा नहीं कि टॉल एंड डॉफनेस के बीच में है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब से मैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनके वेटेज अच्छे हैं, जो कि बोर्ड्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो चीज़ें पढ़ाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं।